नमस्कार, स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बरसात का मौसम चल रहा है। घर से बाहर निकलते ही आपको चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आपको बता दें कि बरसात के इस मौसम में चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक के एक या दो नहीं बल्कि 9 गांव के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, जिसके बाद सवाल उठने लगा है कि आखिर इन गांव की प्यास कब बुझेगी। दरअसल चट्टान खिसकने की वजह से पेयजल लाइन टूट गई है और पिछले 15 दिनों से 9 गांव के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। बता दें कि करीब 8 साल पहले पोखरी पुनर्गठन पेयजल लाइन का काम शुरू हुआ था। 30 किलोमीटर लंबी इस पेयजल लाइन के निर्माण पर 16 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस पाइपलाइन से पोखरी ब्लॉक के 9 गांव में पानी की सप्लाई होती थी, लेकिन बारिश की वजह से जंगलों में चट्टान खिसकने की वजह से पाइपलाइन टूट गई, जिसकी वजह से लोगों को पानी के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने मामले को लेकर पोखरी जल संस्थान की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। आरोप लगाया है कि विभाग ने योजना के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया है। पानी के तेज प्रेशर से पाइप फट जाते हैं और पानी की सप्लाई ठप पड़ जाती है। सवाल उठता है कि अगर 16 करोड़ रुपए से पेयजल लाइन का निर्माण होने के बाद भी लोगों को प्यासा रहना पड़ रहा है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि अगर पेयजल लाइन टूट भी गई है तो फिर उसकी मरम्मत का काम क्यों नहीं किया जा रहा है। और पिछले 15 दिनों से पेयजल लाइन टूटी हुई है। सबसे बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिर इसकी मरम्मत का काम कब जाकर पूरा होगा। पुनर्गठन योजना जो है ये आजकल हर साल बरसात में जो है क्षतिग्रस्त होती रहती है। तो विभाग में तो मेरा कहना ये है कि विभाग को जो पुरानी जो है लाइन क्षति है यहाँ जो पोखरी में, तो उसकी मरम्मत उन्हें पहले से ही करनी चाहिए, न कि पुनर्गठन योजना जो है पानी की जो योजना है वो क्षतिग्रस्त होने के बाद उस पर ध्यान देना चाहिए। मेरा अभी संपूर्ण विभाग जो ये जल संस्थान से निवेदन है कि इसकी आपको उचित मरम्मत करनी चाहिए। योजना लगभग 10-12 दिन से बंद पड़ी हुई है और हाहाकार मचा हुआ है पानी के लिए। हमारा कहना ये है कि पोखरी पुनर्गठन योजना अगर क्लाउड बस्ट के कारण बंद हुई है तो पुरानी योजनाओं से 4 साल पहले पोखरी पुनर्गठन योजना पर पानी चालू हुआ था, उससे पहले जिन योजनाओं से पानी दिया जा रहा था उन योजनाओं का रखरखाव विभाग द्वारा क्यों नहीं किया गया। 4 साल पहले तक जो पानी दिया जा रहा था उतना भर पानी भी दे देता तो इस संकट की घड़ी में कुछ न कुछ राहत मिलती। लेकिन पुरानी योजनाओं का बंद पड़ा होना, पोखरी पुनर्गठन योजना देवी आपदा की भेंट चढ़ी है, उस पर तो बहुत ज्यादा चीजें बोलने की नहीं है। पुनर्गठन योजना जो है ये आजकल हर साल उत्तराखंड के कई इलाकों में लोग बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। सड़क और रास्ते की समस्या के चलते लोग परेशान हैं, जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा हरिद्वार जिले के ज्वालापुर में देखने को मिल रहा है, जहां मुख्य मार्ग से सोलानी नदी बह रही है और लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह जान जोखिम में डालकर यहां सफर करने को मजबूर हैं। लोगों ने कई बार प्रशासन से व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की भी मांग की है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा है, जिसके बाद लोगों ने चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। तो लोग परेशान हैं क्योंकि रास्तों की मरम्मत नहीं हुई है। बरसात ने नगर निगम के तमाम दावों की पोल खोल दी है। सड़कों पर जगह जगह पानी भरा हुआ है, जिसका सीधा खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। भाई साहब बाहर निकलना पड़ा। देश तो आज़ाद हो चुका पर हम आज़ादी आज तक नहीं मिल पाई। मान लिया हम इसी समस्या में घुसे हैं। चारों तरफ जो है पुल बन चुके हैं, पर हमारा जो मुख्य मार्ग है यहाँ से आगे आधा दर्जन गांव जुड़े हुए हैं। मतलब परेशानी है कि किसी को मतलब बीमारी में आने या दुकान पर जाने वालों बच्चों को परीक्षा के लिए जाने, स्कूल जाने के लिए समस्या है। यही रास्ता है, यही मुख्य रास्ता है जो आधा दर्जन गाँव आगे इस पर और भी है। अच्छा। और चारों तरफ पुल बन चुके, बीच में हमारे ऐसा रास्ता है जो आज तक ऐसे जुड़ नहीं पाया सड़क से सड़क को। तो आज तक इसी रास्ते जाते हैं, बरसात हो कुछ भी हो इसी को जाते हैं। तो किसी ने ध्यान नहीं दिया? भाजपा की भी सरकार आई, कांग्रेस की भी आई, सब सरकार आ गई, कोई बहाना नहीं है किसी के पास। माननीय मुख्यमंत्री जो रमेश पोखरियाल सिंह जी के उसमें प्रस्ताव हुआ था, उसके बाद कांग्रेस सरकार आई, उसमें नहीं कुछ हुआ। अब दोबारा भाजपा सरकार भी समझो टाइम पूरा हो चुका, आज तक कोई कुछ नहीं इसमें सुनवाई हुई। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं हमेशा से सवालों के घेरे में रही हैं। बात अगर नरेंद्र नगर विधानसभा की करें तो नरेंद्र नगर के बछेली खाल में भी स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है।
बचेलीखाल अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक अस्पताल में डॉक्टर दीक्षा शर्मा, फार्मासिस्ट विपिन कुमार तैनात हैं और बहुत समय पहले रिटायर हो चुके सफाई कर्मचारी की जगह अभी तक किसी को भी तैनात नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों की माने तो डॉक्टर और फार्मासिस्ट कभी कभार ही अस्पताल में दिखते हैं। लोगों ने प्रशासन से व्यवस्था में सुधार की मांग की है, लेकिन अब बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि अगर अस्पताल वार्ड बॉय के भरोसे चलेगा तो फिर मरीज राम भरोसे ही इलाज करेंगे और फिर मरीजों को बेहतर इलाज आखिर कैसे मिल पाएगा। कल मेरे को सूचना मिली है वहाँ पर से कि डॉक्टर वहाँ पे है दीक्षा शर्मा और फार्मासिस्ट है कोई बुटोला लड़का है विपिन। तो मैं जब मेरे को ये सूचना मिली है कि यहाँ पे दोनों नहीं है, बड़ोनी से बाहर तब मेरी बात हुई थी, तो मैंने दोनों को बड़ोनी से पूछ के पता चला कि उनके डॉक्टर की तो अभी पता चला कि बच्चे की तबीयत खराब थी। मैंने उससे टेलीफोन पे बात की थी और फार्मासिस्ट का कल स्विच ऑफ था। तो मैं आज उनका स्पष्टीकरण करके और मैं अग्रिम आदेश जो आगे कार्रवाई होगी तो जो उनके अगर स्पष्टीकरण प्रमाणिक नहीं हुआ तो मैं आगे कार्रवाई करूंगा, लिखूंगा उसमें और वेतन रोकूंगा उनका अग्रिम कार्रवाई था। डॉक्टर का काम जो है वो एक एएनएम करेगी, एएनएम का काम आशा करेगी, वार्ड बॉय करेगा डॉक्टर का काम। अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं करते, ऋषिकेश में बैठे बैठे अपना ड्यूटी निभाना चाहते हैं। तो ये बहुत दुख होता है कि ऐसे पढ़े लिखे इतनी डॉक्टर जो है एजुकेटेड, बहुत हायर एजुकेटेड देश में एक हायर एजुकेटेड एजुकेशन मानी जाती है डॉक्टर की। जब डॉक्टर इस तरीके से गद्दारी करेंगे जनता के साथ, ये तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफी। कुछ तो हमें नेताओं ने मार दिया, कुछ ऐसे पढ़े लिखे डॉक्टरों ने मार दिया। केंद्र सरकार की आशीर्वाद यात्रा उत्तराखंड में 18 अगस्त से शुरू हो जाएगी। यह आशीर्वाद यात्रा उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर से शुरू होकर हरिद्वार पहुंचेगी। देहरादून पहुंचने के बाद पूरे प्रदेश में यात्रा जारी रहेगी। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले इस आशीर्वाद यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस आशीर्वाद यात्रा में केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश बीजेपी संगठन के लोग भी पूरी जी जान से जुटेंगे। सभी पार्टी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बीजेपी मंडल अध्यक्षों के साथ साथ अन्य कार्यकर्ताओं को बॉर्डर पर तैयारी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो आशीर्वाद यात्रा को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। लगातार संगठन की मजबूती पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा जनता का मिजाज समझने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन उत्तराखंड की जनता चुनाव में किसके साथ जाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि इसमें काफ़ी लंबा वक्त है, लेकिन जो सियासी पार्टियां हैं उन्होंने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। जो अपने माननीय केंद्रीय मंत्रीगण हैं उनको आशीर्वाद जनता के देने के लिए आशीर्वाद जन यात्रा का शुभारंभ 18-19-20 में किया जा रहा है। क्योंकि माननीय श्री अजय भट्ट जी जो केंद्रीय मंत्री बने हैं, उनके उत्तराखंड के वही मंत्री हैं, उनके परिवेश में यात्रा रखी गई है। इस यात्रा के क्रम में सबसे पहले रामपुर तिराव के ऊपर आदरणीय अजय जी और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ में श्रद्धांजलि करेंगे। उनके साथ में आदरणीय श्री भूषण गौतम जी जो राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद राज्यसभा हैं, वो प्रभारी भी हैं उत्तराखंड के, वो भी रहने वाले। आशीर्वाद अभिनंदन यात्रा की रूपरेखा बनाने के आज यहाँ पार्टी के सभी कार्यकर्ता उपस्थित हुए, जिसमें हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और कहते हैं हमारे बीच में। तो आज की रूपरेखा बनी है। 18 तारीख को ये यात्रा यहाँ पर आ रही है, जिसमें हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट जी आएंगे और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। उत्तराखंड में अगले साल चुनाव होने हैं, लिहाजा सियासी गहमा गहमी तेज हो गई है। बीजेपी सरकार विकास के काम गिनवा रही है, वहीं विपक्षी पार्टियां बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस भी मिशन 2022 को लेकर एक्टिव नजर आ रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह कुमाऊं दौरे पर हैं। काशीपुर में प्रीतम सिंह का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत भी किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उत्तराखंड को मुख्यमंत्रियों की प्रयोगशाला बना दिया है और 3 अलग अलग मुख्यमंत्री बनाकर जनता पर बोझ डालने का काम किया है। तो कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के लिए भी परेशानियां कम नहीं है, क्योंकि संगठन को मजबूत करना कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि जब पार्टी के बड़े नेता ही नाराज चल रहे हैं तो फिर पार्टी अपने संगठन को मजबूत कैसे करेगी। देखिए, असमय जो है नेता प्रतिपक्ष
इंदिरा हृदय जी का निधन हुआ और जिसकी वजह से राष्ट्रीय नेतृत्व ने बहुत गहन मंथन और चिंतन करके जो है नियुक्तियाँ की है। मुझे नेता प्रतिपक्ष का दायित्व सौंपा गया है और इस दायित्व का निर्वहन में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करने का काम करूँगा। बात की जाए कि जो राज्य सरकार है उसका जो धामी सरकार है उसका जो अब जो आए हैं उनके द्वारा जो तबादला नीति और लगातार ये सब किया जा रहा है, कहीं ना कहीं क्या किस रूप में देखते हैं आज नेता प्रतिपक्ष आप? देखिए, ये धामी सरकार नहीं है, ये बीजेपी की सरकार है। ये दिगर बात है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उत्तराखंड को राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग करने का काम किया। खबर लक्सर से है, जहां गन्ना जिलाधिकारी ने गन्ना सहकारी समिति का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान समिति कार्यालय से 3 कर्मचारी नदारद मिले, जिनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है। डीसीओ शैलेंद्र सिंह ने बताया कि गन्ना किसानों से लंबे वक्त से सहकारी समिति के कर्मचारियों की शिकायतें मिल रही थी कि कर्मचारी काम पर आते तो हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद घर लौट जाते हैं और सभी काम पेंडिंग चल रहे हैं। किसानों के समय से कार्यालय में ना रुकने की वजह से किसानों को परेशानी हो रही है। शिकायत मिलने के बाद डीसीओ औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। डीसीओ ने बताया कि लक्सर की गन्ना सहकारी समिति में बैलेंस शीट का काम भी पेंडिंग चल रहा है, जिसकी जांच की गई। साथ ही किसानों ने खाद की बिक्री को लेकर भी आरोप लगाए थे, उसकी भी जांच की जा रही है। उन्होंने दोषी पाए जाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि कर्मचारी सुबह आते हैं और शाम को निकल जाते हैं, और कुछ यहाँ पे जो बैलेंस शीट का हमारा काम काफ़ी सालों से पेंडिंग चल रहा था, उसी के बारे में कुछ निरीक्षण किया जाना था। उसी के सिलसिले में आज यहाँ से निरीक्षण किया था। हालांकि निरीक्षण में 2-3 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए हैं, उनके एब्सेंट लीव में लगा दिए और उनका स्पष्टीकरण भी इसमें रख दिया जाएगा। इसके साथ ही बैलेंस शीट की समीक्षा किया तो उसके काम करके संतोषजनक है। आज हमारे कर्मचारी से काम करके यहाँ तक पूरा करेंगे। सर, खाद को लेकर भी कुछ सामने चला है? हाँ, खाद को लेकर सब जो संज्ञान में आ रहा है कि कुछ हमारे किसानों को ओवर लिमिट खाद दिया गया है। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी में चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में धारा 370 राम मंदिर के शिलान्यास का वार्षिक महोत्सव समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में संस्थान के सभी कर्मचारियों को बात रखने का मौका दिया गया। साथ ही इस बात पर भी चर्चा की गई कि आखिर संस्थान को किस तरह से आगे बढ़ाना है। कुलपति रूप किशोर शास्त्री ने कहा कि गुरुकुल कांगड़ी संस्थान भारत के चुनिंदा संस्थानों में से एक है, जहां बच्चे केवल शिक्षित नहीं होते बल्कि देश के लिए कुछ कर गुजरने की सीख लेकर भी जाते हैं। संस्थान ने पहले भी कई क्रांतिकारियों को जन्म दिया है। इस पर जो एक इतिहास इस देश ने बनाया, इस देश के हमारे हॉकी के प्लेयर्स ने बनाया, उस सबसे पहले हम उनको बधाई देते हैं और हमें गर्व है कि आज ओलंपिक में हमको मेडल मिला। ये आज का ही ऐसा दिवस है जो बहुत ही ऐतिहासिक है इस देश के लिए और इस देश की परंपराओं के लिए। वो था 370 2 साल पहले समाप्त होना, फिर गत वर्ष जो चिर प्रतीक्षित जो केस चल रहा था 400 साढ़े 400 वर्षों पुराना, वो भी ख़त्म होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया राम मंदिर का। और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने हमारे जो भेषज विभाग के सभी साथियों ने एक कीर्तिमान स्थापित किया। नई टिहरी में पोस्ट ऑफिस के डाक कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। दरअसल डाक कर्मचारियों ने उच्च अधिकारियों पर शोषण और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। डाक कर्मचारियों का कहना है कि केंद्रीय डाक निरीक्षक कर्मचारियों के साथ अभद्रता कर रहे हैं और उनका मानसिक उत्पीड़न भी किया जा रहा है। कर्मचारियों ने जब मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से बात करनी चाही तो उन्हें मिलने का वक्त ही नहीं दिया गया और एक कर्मचारी पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर कार्रवाई करते हुए उसका ट्रांसफर घनसाली कर दिया गया, जिससे नाराज डाक कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। क्या मानते हैं कौन ये अधिकारी और जो कर्मचारी को उत्पीड़न कर रहे हैं? ये यहाँ पे केंद्रीय डाक निरीक्षक सुशील लाल जी हैं और जब से ये यहाँ पे आए हैं तब से ये बदतमीजी करने में उतरे हो, क्योंकि इनके द्वारा मेरे साथ में 30 जून 2021 को बदतमीजी की गई है और इससे पहले भी कई इंस्पेक्टर यहाँ रह चुके हैं, उनके द्वारा भी नहीं किया गया। अगर इनकी बदतमीजी ऐसे रही तो हमें पुनः आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा, इसके लिए भूख हड़ताल करनी पड़ेगी।
डागर नेटी। चौहान जी, क्या मामला है और किस तरह से अब आपको परेशान किया जा रहा है, क्या आप लोग आरोप है? सर जो है, मुझे इस मामले में कोई पता नहीं है कि मेरे ऊपर क्या आरोप लगाया गया, और मुझे जो है प्रशासनिक स्तर पर जो है मेरा ट्रांसफ़र जो है यहाँ से घनसाली एसओ के लिए कर दिया गया है। जबकि जो है मैं जो हूँ लगभग 1 साल से जो है मेरे को जो है पैरालाइज का अटैक पड़ा था, और 1 साल से जो है मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, और मैं जो हूँ अकेले जो है घनसाली नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने नित्य कार्य में भी जो है स्वयं नहीं कर पाता हूँ। मुझे जो है हर काम करने के लिए जो है परिवार के या अन्य सदस्यों की जरूरत पड़ सकती है। हरिद्वार में स्वामी रसानंद की जमीन विवाद का मामला लगातार गहराता जा रहा है। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद महाराज पर अवैध रूप से जमीन हड़पने का आरोप लगा है। सुराज सेवा दल ने मामले को लेकर पदयात्रा निकाली, जिसके जरिए तरनजीत कौर और उनके बेटे दक्ष आनंद को न्याय देने की मांग की गई। हरिद्वार में भगत सिंह चौक से लेकर रानीपुर मोड़ तक पदयात्रा निकाली गई। सुराज सेवा दल की महिला विंग की जिलाध्यक्ष दीपा धीमान ने कहा कि महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल रहा है। उन्होंने अधिकारियों से महिलाओं को इंसाफ दिलाने की मांग की है। एक महिला है तेजेंद्रजीत कौर, जिनका 5 साल का बेटा है। वो बेचारी अपने बेटे को दर दर भटक रही है अपने बेटे को लेके न्याय के लिए। ये कैलाशानंद जी ने जो संपत्ति रसानंद महाराज जी की है, कोर्ट ने अभी अभी आदेश भी दिया है कि ये संपत्ति स्पष्ट रूप से लिख के भी दिया है कि ये संपत्ति कैलाशानंद महाराज की नहीं है, स्वर्गीय रसानंद महाराज जी की है। पिछले 1.5-2 वर्षों से जांच नहीं हो पा रही है ढंग से। स्टेट उत्तराखंड में इतना ही, लेकिन हम आपको बता दें कि कोरोना अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञ भी लगातार चेता रहे हैं। ऐसे में सरकार अपनी ओर से पूरे इंतजाम कर रही है, तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जनता की सहभागिता बेहद ज़रूरी है। हम लगातार अपने दर्शकों से अपील करते रहे हैं कि जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते रहें, समय समय पर हाथ धोते रहें, उचित दूरी बनाकर रखें, साथ ही अगर घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर पहनें। इसके अलावा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लगातार कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते रहे। स्टेट उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।